हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जब आप बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में तो बहुत सिंपल मीनिंग में हम इसकी बात स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा मैंने क्यों कहा, आपको समझना पड़ेगा। जब आप एलएलपी की बात कर रहे हैं तो जो एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें कंपनी के और पार्टनरशिप के दोनों के फीचर्स उसमें पाए जाते हैं। कंपनी, जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी लायबिलिटी, जनरल स्पीकिंग बात करें तो कंपनी की लायबिलिटी कैसे होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका अपना खुद का एक लीगल सेपरेट आइडेंटिफिकेशन पाया जाता है। वहीं पर जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, जनरल स्पीकिंग पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जो फर्म होती है वो खुद पार्टनर्स से बनती है। अगर पार्टनर्स नहीं तो फर्म का अस्तित्व नहीं है। जबकि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन रखती है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब आप बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, जब आप एलएलपी के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा एलएलपी कंपनी को पार्टनरशिप दोनों की फीचर रखती है। जो यहाँ पर एलएलपी है वो कंपनी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी रखती है, परपेचुअल सक्सेशन रखती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है। अगर आप बात करें कि एलएलपी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कहाँ डिफाइन करा गया है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लोज एन में डिफाइन करा गया है। किस प्रकार की पार्टनरशिप को आप एलएलपी के रूप में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में डिफाइन करेंगे आप इसे? ऐसी कोई भी पार्टनरशिप जो कि इस एक्ट के तहत ही बनी है और रजिस्टर्ड हुई है उसे आप कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपको पता होगा कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी का एग्जिस्टेंस तभी अराइज होता है जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन जनरल स्पीकिंग अगर आपको पता होगा जो पार्टनरशिप होती है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके परिणाम कुछ देखने को भी मिलते हैं। और वहीं पर याद रखिएगा जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो यहाँ इस संबंध में कंपनी की तरह ही होती है। कंपनी की तरह वो यहाँ पर इस संबंध में एक कंपनी का एक फीचर रखती है वो इसमें कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका एराइजेशन भी तभी होगा जब उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तहत। आप अगर इसके फीचर्स की बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स की, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस, ये बात बिल्कुल सही है। कहाँ मतलब शुरुआती दौर को अगर हम देखें तो सिर्फ कंपनी पार्टनरशिप तक ही हम सीमित रहे हैं। अब एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस के रूप में डेवलप हो रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है। यहाँ पर जो इसके पार्टनर पाए जाते हैं वो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो इस संबंध में लिमिटेड लायबिलिटी पाई जाती है। इट इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्यों हम बार बार ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कंपनी के फीचर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं और पार्टनर्स के फीचर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की तरह ही जो यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पाई जाती है। और एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट विशेषता जो मानी जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की वो ये मानी जाती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। मतलब एक बात याद रखना, जनरल स्पीकिंग जो पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप जो होती है वहाँ पर आपको याद होगा इम्प्लाइड ऑथोरिटी का एक रूल काम करता है। वहाँ पर ये रूल काम करता है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई काम किया है तो वहाँ पर जो अदर पार्टनर्स होंगे वो अपने आप उस काम से बाउंड हो जाएंगे अगर जो एक्ट करा गया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और अपने बिजनेस के वर्क के लिए ही करा गया है। तो अदर पार्टनर्स अपने आप वहाँ लायबल हो जाएंगे। हर एक पार्टनर दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल होता है। पर ये वाली बात आपको यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर होता है वो सिर्फ एलएलपी के लिए लायबल होता है ओनली। अदर पार्टनर के द्वारा किए गए एक्ट के लिए वो लायबल नहीं माना जाता है। इसमें वो सिर्फ अपने द्वारा करे गए कामों के लिए ही एलएलपी के लिए लायबल माना जाएगा। एलएलपी एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होता है। एलएलपी बेस ही एग्रीमेंट के ऊपर होती है और इस एग्रीमेंट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के सब क्लोज ओ में। अगर पार्टनर्स जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स होते हैं अगर उनके द्वारा अपने जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तय कर लिए गए हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज वहाँ पर फिर
कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भी तय कर लिए जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इस संबंध में LLP एग्रीमेंट को उनके द्वारा बनाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जो मैं यहाँ पर LLP एग्रीमेंट नाम दे रही हूँ, जिसके माध्यम से पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह तय किए जाते हैं, उसके ऊपर ऑफकोर्सली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, ना कि उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई माना जाएगा। अब अब जनरल स्पीकिंग ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके कौन लोग पार्टनर बन सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई बॉडी कॉर्पोरेट उसका पार्टनर बन सकता है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कौन लोग ऐसे हैं जो उसके पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई कराया गया है और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर अभी नहीं बन सकते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। तो कम से कम वहाँ पर 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। इसमें एक बात अभी समझ लीजिए, आगे बहुत काम आती है। अगर कल को ऐसी कंडीशन बन जाती है कि 2 पार्टनर्स के द्वारा, 2 लोगों के द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर स्टार्ट करी गई, आगे जाकर उन 2 में से केवल एक ही पार्टनर इस संबंध में रह गया है अब, और वो जो एक पार्टनर बचा है वो ही आगे तक उसको पार्टनरशिप को लेकर जा रहा है अब, और 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब यहाँ पर जनरल स्पीकिंग होगा यही कि ऐसी LLP जो है, ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और वो जो अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को कंटिन्यूस कर रहा है वो इन सबके लिए लायबल माना जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है वहाँ पर एक पार्टनर जिसका नाम है डेजिग्नेट पार्टनर। डेजिग्नेट पार्टनर को कहाँ डिफाइन करा गया है? इसको डिफाइन करा गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लोज जे के अंतर्गत यहाँ पर इसको डिफाइन करा गया है। मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेट एज सच, ऐसा कोई भी पार्टनर डेजिग्नेट पार्टनर कहलाएगा जिसके बारे में सेक्शन 7 में बताया गया है। और क्या बताया गया है सेक्शन 7 में? किस तरह के पार्टनर को आप डेजिग्नेट पार्टनर कह सकते हैं? तो कम से कम 2 पार्टनर जो होंगे LLP में वो डेजिग्नेट पार्टनर की हैसियत रखते हैं, कम से कम 2 लोग सेक्शन 7 में बताया गया है इस संबंध में। और इन 2 लोगों को जिन्हें आप डेजिग्नेट पार्टनर के रूप में LLP में लेकर आ रहे हैं, उनकी विशेषता क्या होगी? वो इंडिविजुअल होने चाहिए, और एक विशेषता ये होगी कि उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति रेजिडेंट इंडिया के रूप में माना जा रहा है, इसको डिफाइन करा गया है बुक में, देख लीजिएगा। उसके लिए यह माना जाएगा कि वो कम से कम प्रीसीडिंग ईयर में पिछले वाले ईयर में कम से कम 182 दिन वो भारत में स्टे रहना चाहिए उसका, उसे हम कहते हैं यहाँ पर डेजिग्नेट पार्टनर। और एक बात याद रखिएगा, LLP का जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है, LLP का जितना भी मैनेजमेंट का वर्क है, लीगल वर्क है, वो सारा वर्क यहाँ पे डेजिग्नेट पार्टनर के द्वारा ही संभाला जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, अभी तक के पोर्शन में हमने क्या जान लिया? अभी तक के पोर्शन में हमने ये जाना है यहाँ पर कि जो LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसे कहते हैं, उसे कहाँ डिफाइन करा गया है, कौन लोग हो सकते हैं जो LLP के पार्टनर बन सकते हैं, और कौन लोग हैं जो इसके पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं, मिनिमम कितने पार्टनर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, क्या होगा अगर मिनिमम नंबर से भी कम पार्टनर रह जाते हैं और बिजनेस को कंटिन्यूस करते हैं, तो इसका फिर क्या इफेक्ट होगा। हमने ये जान लिया कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि LLP जो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, उसे आप यहाँ पर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप उसे कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों की विशेषताओं को रखे हुए है। अब हम जान सकते हैं, अगर हम जनरल स्पीकिंग बात करें कि क्या LLP के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहले LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है। आप किसी भी आइडेंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट कब कह सकते हैं? जब उसमें विशेषता पाई जा रही हो कंपनी की, परपेचुअल सक्सेशन की, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की, तब आप उस आइडेंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में जानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर LLP को बॉडी कॉर्पोरेट कह रहे हैं। LLP एक परपेचुअल सक्सेशन रखती है। कंपनी की तरह LLP का भी अपना अस्तित्व पाया जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पार्टनर आ रहा है, कौन पार्टनर जा रहा है,
उसकी अपनी खुद की एक लीगल सेपरेट आइडेंटिटी पाई जाती है। अगर हम एलएलपी के अंतर्गत बात करें तो वहाँ पर जो पार्टनर होता है वो एलएलपी के लायबल माना जाएगा अपने कामों के लिए, उसे अदर पार्टनर्स के द्वारा किए गए कामों के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ पर मिनिमम पार्टनर की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 लोग यहाँ पर पार्टनर बनने होने चाहिए। डेजिग्नेट पार्टनर की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 सबक्लोज जे में बताया गया है कि वो व्यक्ति डेजिग्नेट पार्टनर कहलाते हैं जिनके बारे में सेक्शन 7 में बताया गया है। एलएलपी केवल और केवल प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, उसका चैरिटेबल पर्पस के लिए उसको एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। एलएलपी का जो मैनेजमेंट होता है वो सारा मैनेजमेंट डेजिग्नेट पार्टनर के द्वारा ही कंप्लीट करा जाता है। एलएलपी की अपनी खुद की कॉमन सील होती है, अब ये रखना ऑप्शनल कर दिया गया है। एलएलपी की अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पाई जाती है। एलएलपी ऑफकोर्सली एक नेचुरल पर्सन तो नहीं है, इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के रूप में इसको जाना जाता है। अभी आपको शुरुआत में याद होगा एक जगह एक लाइन लिखी हुई थी, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस। हमने ऐसा क्यों कहा है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज एलएलपी जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी है? क्योंकि एलएलपी के अपने एलएलपी बनाने के काफ़ी सारे एडवांटेज आज हमें दिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो एलएलपी है वो एग्रीमेंट पर बेस होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि एलएलपी के तहत पार्टनर्स के जो राइट एंड ड्यूटीज वगैरह होते हैं वो एलएलपी एग्रीमेंट से तय कर लिए जा सकते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर ऑफकोर्सली ये जो एक्ट है वही एप्लीकेबल करेगा, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। एलएलपी फ्लेक्सिबल है। मैं फ्लेक्सिबल इसलिए कह रही हूँ इसे यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर पार्टनर अपने काम के लिए लायबल माना जाता है, वो दूसरे पार्टनर्स के लिए लायबल नहीं माना जाता है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर ने कोई काम करा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करा है, तो अदर पार्टनर्स अपने आप उससे लायबल हो जाते हैं, जो कि एलएलपी में देखने को नहीं मिलता है। वो अदर पार्टनर्स के वर्क के लायबल नहीं माना जाता है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, पर यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बहुत आसानी से इसको फॉर्म करा जा सकता है, बनाया जा सकता है, उतनी आसानी से इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। अगर हमने अभी बात करी कि एलएलपी को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन की। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस तरह कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसी तरह से एलएलपी भी तभी अस्तित्व में आती है जब वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, उसको इनकॉर्पोरेट करा जाता है। अब यहाँ पर एलएलपी जब अपना इनकॉर्पोरेशन करा रही है, अपना जब रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट फिल किया जाता है, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किन के द्वारा बनाया जाता है? जो लोग एलएलपी को स्टार्ट कर रहे हैं, 2 या 2 से जितने भी 2 या 2 से अधिक लोग जो भी हैं, जो अपना लॉफुल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एलएलपी के माध्यम से, वो अपना नाम यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं। जो भी फीस वगैरह, जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट वगैरह बता रखा गया होगा, उसे यहाँ पर फुलफिल किया जाता है। इसे आप कहते हैं यहाँ पर इस संबंध में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, जिस स्टेटमेंट में ये बताया जाता है कि जो भी आपने तरीका में बताया गया है बाय लॉ, हमने उसको फुलफिल करा है। ये जो स्टेटमेंट होता है इस पर सिग्नेचर करे जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? जो भी एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी उस एलएलपी में इंगेज्ड होते हैं उनके द्वारा, और जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब करा है उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को बनाया जाता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे वो यहाँ पर सब फुलफिल कर लिए गए हैं। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या बातें हैं जो रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन बताई जाती हैं? यह बताया जाता है कि उस एलएलपी का बिजनेस क्या है, उस एलएलपी का बिजनेस क्या है, यह बताया जाता है। यहाँ पर इस संबंध में एलएलपी का नाम क्या रखा जा रहा है, उसका एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है उसका, इस संबंध में, और जितने पार्टनर वगैरह होते हैं, डेजिग्नेट पार्टनर होते हैं, उन सभी के नाम, पते वगैरह पूरी डिटेल के साथ में उसमें फुलफिल किए जाते हैं। जैसे ही प्रेस्क्राइब किया जाता है उस हिसाब से वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट में सब बातें वहाँ पर बताई जाती हैं इसके साथ में। अब आप बात कर रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो स्टेटमेंट वगैरह बनाए जाते हैं कि सभी बातें फुलफिल कर ली गई हैं, तो ऑफकोर्सली यहाँ पे कोशिश भी यही की जानी चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो सब बातें सच होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो इस प्रकार के स्टेटमेंट को बना रहा है, उसके बारे में पाया जाता है कि उसके द्वारा जानबूझकर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पाया जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसी बात बोली है जिसके बारे में उसे पता था कि वो सच नहीं है,
तो ऑफकोर्सली ऐसे व्यक्ति के ऊपर फिर ऐसे पर्सन को फिर यहाँ पर जेल भी होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगा, जो कि 2 साल तक के लिए भी हो सकता होगा। उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, जो कि 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा और जो 5 लाख रुपए तक भी जा सकता होगा। इसलिए कोशिश यही करिए कि जब आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तब वहाँ पर जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं वो सभी सच होने चाहिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए इस संबंध में। अब क्या होगा, जो स्टेटमेंट बनाया गया है, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, वो इस संबंध में रजिस्ट्रार के पास पहुँच जाएंगे। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ भाई सारे रिक्वायरमेंट्स जो मांगे गए थे वो फुलफिल करे गए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हैं, तब यहाँ पर वो इस संबंध में एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा। और रजिस्ट्रार के द्वारा सर्टिफिकेट जारी करा जाएगा, उसके लिए क्या माना जाएगा कि सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार ने जारी करा है वो अपने आप में कॉन्क्लूसिव एविडेंस है और ये माना जाएगा। उस सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होगा, वो सर्टिफिकेट इस बात का प्रूव होगा, सबूत होगा कि हाँ भाई एलएलपी ने जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके तहत उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स उससे मांगे जाते हैं वो सभी रिक्वायरमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं उसके द्वारा फुलफिल कर दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुकी है अब उसका इफेक्ट क्या होगा। तो जब एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं यहाँ पर। अब उसके ऊपर या उसके द्वारा किसी के भी अगेंस्ट मुकदमा किया जा सकता होगा, उसके द्वारा प्रॉपर्टी रिसीव करी जा सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है। एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुकी है, अपने पास उसकी कॉमन सील होगी और वो सारे फीचर्स जो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में पाए जाते हैं वो सारे फीचर्स यहाँ उसके पास भी अब इस संबंध में पाए जाएंगे। एक क्वेश्चन अराइज ये होता है यहाँ पर इसमें कि जो एलएलपी है जब वो अपना कोई नाम रख रही है तो वो उसके साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड प्रयोग कर सकती है या फिर एलएलपी वर्ड वहाँ पे वो प्रयोग कर सकती है। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि जो एलएलपी है वो ऐसा कोई नाम नहीं रखेगी जो कि अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है या फिर किसी और नाम से, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट या किसी और अदर ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। तो ऐसा कोई नाम नहीं रखेगी, ऐसा नाम रखने की उसके लिए मनाही करवाई गई है इस संबंध में। वहीं पर एलएलपी के पास ये राइट है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है एलएलपी का वो यही होता है कि वो अपने नाम को रिजर्व करवाए। अगर वो कोई नाम में चेंज करना चाहते तो उस नाम को रिजर्व करवाए। पर रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होगा कि वो कोई भी ऐसा नाम रख ले इस संबंध में जो कि अनडिजायरेबल हो, आइडेंटिकल हो या नियरली रिजेंबल हो। वो ऐसा कोई नाम यहाँ पे नहीं रख सकती है रिजर्वेशन करवाते समय भी। और एक बात याद रखिएगा, आप इस समय में रिजर्वेशन करवाया भी जा रहा है, रजिस्ट्रार के पास में जो नाम भेजा जा रहा है रिजर्वेशन के लिए वो रिजर्वेशन केवल नाम भेजने से 3 महीने तक के लिए ही रहेगा। और रिजर्वेशन करवाते समय ऐसा कोई भी नाम रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा जाएगा जो कि अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है या रिजेंबल है। वहीं पर इस संबंध में सेक्शन 17 जो है आप उसे इस तरह समझ सकते हैं। सेक्शन 17 यहाँ पर ये बताती है एलएलपी का जो नाम है, अगर एलएलपी ने कोई अपना नाम रख लिया ठीक है, लेकिन उसने जो नाम रखा है वो कैसा है, अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल और रिजेंबल है। अगर उसने कोई ऐसा नाम रखा है तो उसको वह नाम बदलना होगा। और इस संबंध में बात कर रही है सेक्शन 17 चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बताया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि एलएलपी के द्वारा कोई ऐसा नाम रखा गया है जो कि आइडेंटिकल है, टू रिजेंबल है, अनडिजायरेबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एलएलपी को यह डायरेक्शन दे सकती है कि वह अपना नाम बदल ले। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास कर सकती है एलएलपी को कि 3 महीने के भीतर वो अपना नाम बदल ले या फिर जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको टाइम प्रेस्क्राइब कर रही है उस टाइम के भीतर वो अपना नाम उनको बदलना होगा। पर एक क्वेश्चन यह राइज होता है कि जो एलएलपी है अगर वो अपना नाम नहीं बदलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको नोटिस इशू करा गया है, उसको ऑर्डर दिया गया है क्योंकि उसने ऐसा नाम रख लिया था जो कि बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल था, अनडिजायरेबल था, टू रिजेंबल था। अगर उसने ऐसा कोई नाम रख लिया है तो यहाँ पर अब इस संबंध में क्या होगा, तो यहाँ पर अब इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर कर रही है कि वो अपना नाम बदल ले इस संबंध में। पर एलएलपी नहीं ऐसा कर रही, वो उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही है तो उसको फिर पनिश किया जाएगा, जो कि फाइन लगाया जाएगा जो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा, 5 लाख तक भी जा सकता होगा। और मैंने शुरू में भी आपसे कहा था जो यहाँ पर डेजिग्नेट पार्टनर होता है उसकी अलग एक भूमिका होती है, क्योंकि जितना भी लीगल वर्क होता है एलएलपी का, जो मैनेजमेंट वर्क होता है जनरल स्पीकिंग डेजिग्नेट पार्टनर द्वारा ही संभाला जाता है, तो उसको भी पनिश किया जाएगा जो कि 10,000 रुपये से कम का फाइन नहीं होगा, जो 1 लाख तक भी इस संबंध में जा सकता होगा।
अब अभी हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो बहुत सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूं तो इसके 3 स्टेप पाए जाते हैं, ई फॉर्म फर्स्ट, ई फॉर्म सेकंड और ई फॉर्म थर्ड। ई फॉर्म फर्स्ट के अंतर्गत क्या होता है, जो एलएलपी होती है, जो एप्लीकेंट के रूप में आ रही है यहाँ पर, सबसे पहले वो अपने नाम को यहाँ पर रिजर्व करवाती है। ई फॉर्म सेकंड के अंतर्गत क्या होगा, जो भी कंटेंट वगैरह होंगे, जो मैंने ही बताए थे अभी आपको, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट जाते हैं वो ई फॉर्म सेकंड के रूप में भरकर जाएंगे वहाँ पर। और जब एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के भीतर एलएलपी एग्रीमेंट को, उसके रजिस्टर्ड होने के 30 दिन के भीतर एलएलपी के द्वारा अपना एलएलपी एग्रीमेंट बनाकर रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। इसे आप कहते हैं ई फॉर्म थर्ड के रूप में हम यहाँ पर इसको जानते हैं इस संबंध में। अभी तक के फॉर्मेट में, अभी तक यहाँ पर हमने क्या बातें जान ली, अभी तक के फॉर्मेट में हमने ये जान लिया कि एलएलपी किसे कहते हैं, एलएलपी को कहाँ डिफाइन करा गया है, एलएलपी के फीचर्स क्या होते हैं, एलएलपी बनाने के आज प्रेजेंट टाइम में क्या एडवांटेज हमें देखने को मिल रही हैं, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। आपने शुरू में बताया था, हम लोगों ने जाना था कि एलएलपी को बहुत आसानी से फॉर्म किया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। तो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन होने के क्या डिटेल्स हैं, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एलएलपी को क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर इस संबंध में देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि एलएलपी का पार्टनर बन चुका है, लेकिन अब वो यहाँ पर इस संबंध में एलएलपी का पार्टनर बना नहीं रहना चाहता है, अब वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बना रहना चाहता, तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन आधारों पर कोई व्यक्ति जो एलएलपी का अभी तक पार्टनर है अब पार्टनर नहीं बना रहना चाहता है। तो अगर पार्टनर सभी आपस में चाहें तो वो एग्रीमेंट कर सकते हैं और एलएलपी को ख़त्म कर सकते हैं, हट सकते हैं, पार्टनर्स को निकाल सकते हैं जिसको जाना है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर रखा पार्टनर ने, तो जो पार्टनर एलएलपी से अलग होना चाहता है वो अपने हटने से पहले 30 दिन पहले का एक प्रायोर नोटिस इशू कर सकता है। एलएलपी के तहत वो व्यक्ति भी अब पार्टनर नहीं माना जाएगा जिसको कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जा चुका है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है या अप्लाई कर चुका है, या ऐसा व्यक्ति जो कि मर चुका है एलएलपी के पार्टनर के रूप में अब नहीं माना जाएगा वो इस संबंध में। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कि कोई व्यक्ति जो अब तक एलएलपी का पार्टनर था अब एलएलपी का पार्टनर नहीं माना जाएगा इसमें। अब तक जिसको आप यहाँ पर इसमें कह रहे थे कि वो पार्टनर नहीं रह गया है, हमने ये जाना अभी इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले पॉइंट में, कि कौन व्यक्ति होंगे, या फिर हमने ये जाना कि कब कोई पार्टनर एलएलपी का पार्टनर नहीं रह जाएगा। और अब से हम उसे बुलाएंगे यहाँ पर फॉर्मर पार्टनर। जो व्यक्ति एलएलपी का पार्टनर नहीं रह गया उसे फॉर्मर पार्टनर के रूप में बुलाया जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति जो एलएलपी का पार्टनर नहीं रह गया है तो उसकी एक ड्यूटी बनती है, उसके द्वारा एलएलपी के द्वारा एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति अब एलएलपी का पार्टनर नहीं रह गया है। अगर नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, अगर नोटिस इशू नहीं किया जाएगा तो उसकी लायबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए बनी रहेगी। और जो भी उसने, जिस दिन वो फॉर्मर पार्टनर बन रहा है, जिस दिन वो पार्टनर नहीं है, उससे पहले के कामों के लिए तो वो लायबल अपने आप यहाँ पर अभी माना ही जाएगा। तो जनरली स्पीकिंग बात है कि वो पहले पास्ट ऑब्लिगेशन के लायबल माना जाएगा, पर उसके फर्दर, उसके बाद में हुए ऑब्लिगेशंस के लिए वो लायबल तब नहीं होगा जब पहले वो साबित कर देगा कि उसके द्वारा यहाँ पर अपने जाने का नोटिस इशू करवा दिया गया है। इस संबंध में एक बात याद रखिएगा, जो भी फॉर्मर पार्टनर होता है या फिर जो पार्टनर मर चुका है, जो पार्टनर नहीं रह गया है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है इस संबंध में, वो किस बात के लिए यहाँ पर इसमें ऑथराइज्ड माने जाते हैं। अगर कोई पार्टनर मर चुका है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो इस संबंध में किस बात के लिए लायबल माने जाते हैं, किस बात के लिए एंटाइटल माने जाते हैं। अमाउंट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर पार्टनर शेयर ए कंप्लीट प्रॉफिट आफ्टर डायरेक्ट लॉस। लेकिन वहीं पर उन्हें क्या करने का अधिकार नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अब एलएलपी का पार्टनर नहीं रह गया है या वो व्यक्ति मर चुका है, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उनके पास ये राइट नहीं आ जाता है कि वो एलएलपी के बिजनेस में किसी प्रकार का कोई भी, एलएलपी के मैनेजमेंट में किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर वो यहाँ पर इसमें नहीं करेंगे। अब हम सेक्शन 25 की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल शब्दों में इसे आप समझिएगा।
अगर कोई पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर, हर एक पार्टनर जो भी है एलएलपी का, अगर वो अपने नाम में या अपने एड्रेस में कोई चेंज कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस बात की इंफॉर्मेशन जब से उसने चेंज किया है तब से 15 दिन के भीतर वो इस बात की जानकारी एलएलपी को प्रोवाइड करवा दे। क्या ड्यूटी बनती है हर एक पार्टनर की? अगर कोई पार्टनर अपने नाम में, अपने एड्रेस में चेंज कर रहा है तो ऐसे चेंज करने के 15 दिन के भीतर वो इस बात की जानकारी एलएलपी को प्रोवाइड करवा दी। वहीं पर एलएलपी के ऊपर भी ड्यूटी अराइज करी गई है। एलएलपी के ऊपर ड्यूटी अराइज करी गई है कि अगर एलएलपी में कोई पार्टनर आ रहा है या एलएलपी में से कोई पार्टनर जा रहा है तो एलएलपी की ड्यूटी होती है कि जिस दिन कोई पार्टनर आया है, जिस दिन कोई पार्टनर गया है, तब से 30 दिन के भीतर एलएलपी इस बात का नोटिस रजिस्ट्रार के पास में भिजवा दी। ये एलएलपी की ड्यूटी बनती है। इसी के साथ में एलएलपी की एक ड्यूटी यह भी पाई जाती है कि जब किसी पार्टनर ने अपने नाम में या अपने एड्रेस में कोई चेंज कर लिया है और उसने एलएलपी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है तो एलएलपी की ड्यूटी बनती है कि वो तब से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी प्रोवाइड करवा दी। और जो भी पार्टनर, अगर अभी आपने क्या जाना था, अभी आपने ये जाना था कि एलएलपी की ड्यूटी बनती है कि कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है तो वो इस बात की जानकारी रजिस्ट्रार को पहुंचा दें। इसी में एक बात और नोटिस कर लेना, ऐड कर लेना, एलएलपी की ड्यूटी बनती है कि जब कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, अगर कोई पार्टनर इस संबंध में आ रहा है, इस संबंध में समझना, अगर कोई पार्टनर आ रहा है इसमें तो एलएलपी की ड्यूटी बनती है कि जो पार्टनर आ रहा है उसके द्वारा भी एक स्टेटमेंट बनाकर साइन करके रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा कि वो व्यक्ति अपनी सहमति से यहाँ पर आ रहा है और उस पर, उस स्टेटमेंट पर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा उसके द्वारा भी उस पर वहाँ पर सिग्नेचर करे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है, अब ध्यान समझना, अब ध्यान से अब समझना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर अपने नाम में, पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई पार्टनर अपने नाम में या अपने एड्रेस में कोई चेंज कर रहा है तो उसकी ड्यूटी क्या थी कि वो एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ऐड कर लो इसमें, अगर किसी पार्टनर की जब ये ड्यूटी बन रही थी कि वो अपने नाम और अपने एड्रेस में जब चेंज करेगा तो एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा और उसने ऐसा नहीं किया है, उसने इस नियम को कॉन्ट्रावेट किया है, तो उस पार्टनर के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि 2000 रुपये से कम का नहीं होगा, 25,000 रुपये तक जा सकता होगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अब अभी आपने ये कहा था कि एलएलपी की ड्यूटी बनती है किसी पार्टनर के आने या किसी पार्टनर के जाने पर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की। आपने जाना था कि एलएलपी की ड्यूटी बनती है किसी पार्टनर के द्वारा जो अपना नाम या अपना एड्रेस चेंज कर लिया गया है और उसने इस बात की जानकारी एलएलपी को प्रोवाइड करवा दी, तो एलएलपी को प्रोवाइड करवा दी है तो एलएलपी की ड्यूटी बनती है कि वो इस बात को रजिस्ट्रार को बता कर आए। एलएलपी ने इन दोनों बातों को कॉन्ट्रावेट कर दिया, एलएलपी ने इनमें से किसी बात को फॉलो नहीं किया है, तो एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी ऐसा कॉन्ट्रावेट करने पर, इस नियम को कॉन्ट्रावेट करने पर एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी पनिश किया जाएगा, उनको फाइन लगाया जाएगा जो कि 2000 रुपये से कम का नहीं होगा, 25,000 रुपये तक भी जा सकता होगा। आई थिंक आपको काफ़ी हद तक बात क्लियर हो चुकी होगी। और इसी के साथ एक बात याद रखना, जो पार्टनर एलएलपी से जा रहा है, हमने ये कहा था कि उसके द्वारा एक नोटिस इशू करा जाता है या एलएलपी के द्वारा एक नोटिस इशू करा जाता है ताकि उसकी जो लाइबिलिटीज़ आगे के लिए हैं वो मानी नहीं जाएंगी। अगर उस पार्टनर को ऐसा लगता है कि एलएलपी उसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं करने वाली है तो पार्टनर खुद जाकर रजिस्ट्रार के पास में इस प्रकार का नोटिस जारी कर सकता है। लेकिन जब कोई पार्टनर खुद जाकर रजिस्ट्रार को बता रहा है कि अब वो फॉर्मर पार्टनर हो चुका है, अब वो एलएलपी का पार्टनर नहीं रह गया है, तो रजिस्ट्रार यहाँ पर इस बात को कंफर्म करेगा एलएलपी से और इसके लिए वो एलएलपी को 15 दिन का समय देगा। अगर 15 दिन के समय के भीतर भी एलएलपी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया तो फिर जो फॉर्मर पार्टनर की तरफ से जो नोटिस आया है उसको रिक्वायर्ड कर लिया जाएगा। चलिए, कितने पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिए, हमने ये जान लिया अभी तक के पोर्शन में एलएलपी किसे कहते हैं, एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। दूसरे पोर्शन में हमने यहाँ पर ये जाना था कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, एलएलपी किन आधारों पर रजिस्टर्ड हो सकती है और उस रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उसके बेनिफिट होंगे। फिर उसके बाद में हमने अभी ये जाना, एक तरह से हम कह सकते हैं हमने ये जाना कि पार्टनर की और एलएलपी की क्या
ड्यूटी वगैरह पाई जाती हैं इस संबंध में। और कॉन्ट्रावेट करने पे क्या होगा, हमने ये भी जान लिया इसमें इस संबंध में कि एलएलपी के द्वारा कौन सा नाम नहीं रखा जाएगा और एलएलपी अपने नाम में कब परिवर्तन करवा सकती है। अब के पोर्शन में हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलएलपी की लायबिलिटी क्या है, पार्टनर की लायबिलिटी क्या है। सेक्शन आपके सामने नोटिस में आ रहे हैं, आपको पता चल रहे हैं हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें, एलएलपी कब लायबल होगी पार्टनर के लिए। जनरल स्पीकिंग एलएलपी पार्टनर के लिए कब लायबल मानी जाएगी, ऑफकोर्सली जब पार्टनर के द्वारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम किया जाएगा और जब पार्टनर ने वही काम किया होगा जो उसकी अथॉरिटी में होगा, तभी तो एलएलपी उसके लिए लायबल मानी जाएगी। अगर पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं था, थर्ड पार्टी या फिर यूँ कह लीजिए थर्ड पार्टी ये बात जानती थी कि उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा है या फिर थर्ड पार्टी उसको एज अ पार्टनर ही नहीं डील कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में एलएलपी लायबल नहीं मानी जाएगी। एलएलपी कब लायबल मानी जाएगी, जब वहां पर ये साबित हो जाएगा कि वो पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वर्क कर रहा है और बाई अथॉरिटी वर्क कर रहा है, तब एलएलपी यहाँ पर उसके लिए लायबल मानी जाएगी। जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, तो भाई मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था एलएलपी की ऑब्लिगेशन उसके खुद के ऑब्लिगेशन होते हैं। एलएलपी के ऊपर जो भी लायबिलिटीज होती हैं वो उनको एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही पे आउट करती है वे उन्हें। अगर हम वहीं पे बात करें पार्टनर की क्या लायबिलिटी बनती है, तो हमने पहले भी आपसे कहा था पार्टनर केवल उन्हीं कामों के लायबल माना जाता है जो उसने करे होते हैं। पार्टनर केवल उन्हीं कामों के लायबल होगा जो उसने करे हैं, वो पर्सनली किसी काम के लायबल नहीं हो जाएगा। वहां पर वो अदर्स मतलब जो अदर्स पार्टनर्स हैं उनके द्वारा कोई काम किया गया होगा तो उसके लायबल नहीं हो जाएगा। वो केवल अपने द्वारा किए गए गलत कामों के लिए, अपने द्वारा किए गए कामों के लिए ही वो लायबल माना जाएगा इस संबंध में। होल्डिंग आउट, वैसे तो आप सभी स्टूडेंट्स इस डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट से वाकिफ होंगे, आपको याद होगा पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत भी हमने इसे अच्छी तरह से जान लिया था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 29 में भी होल्डिंग आउट के बारे में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति है, होल्डिंग आउट का सिद्धांत किसे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अपने व्यवहार से या अपने शब्दों के माध्यम से किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करता है सामने वाले के सामने, या फिर अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए परमिट करता है कि उसको उस एलएलपी का पार्टनर समझा जाए और जो थर्ड पार्टी है वो इस बात पर भरोसा करते हुए उस फर्म को, उस एलएलपी को क्रेडिट दे रही है यहाँ पर वो इस संबंध में, तो वो व्यक्ति यहाँ अपने आप ही उस एलएलपी के पार्टनर के रूप में जिम्मेदार माना जाएगा। वहाँ पर रूल ऑफ एस्टोपल यहाँ इस संबंध में एराइज माना जाएगा। इसी के साथ में इसमें एक बात याद रखना अच्छी तरह से, अगर कोई पार्टनर है और उस पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद में वो लोग जितने पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप को एलएलपी के बिजनेस को आगे चला रहे हैं, उस पार्टनर के मरने के बाद से उसकी जो संपत्ति थी एलएलपी में या जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर उसके मरने के बाद एलएलपी के द्वारा किए गए कामों के लिए उस व्यक्ति की, उस पार्टनर की जो मर चुका है उसकी संपत्ति और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी यहाँ पर उसके लायबल नहीं माने जाएंगे। अभी आपने शुरुआत में ही जाना था यहाँ पर इस संबंध में कि जो एलएलपी होती है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है और उसी कंडीशन के बारे में बताया गया है सेक्शन 30 में। अगर ये पता चलता है कि एलएलपी या उसके किसी पार्टनर द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है, ऐसा कोई काम किया जा रहा है जिससे कि जो उनके क्रेडिटर्स हैं उनके साथ में डिफॉल्ट हो, उनके राइट्स को डिफीट किया जा सके, तो फिर यहाँ पर अब लायबिलिटी उन लोगों की कैसी हो जाएगी, एलएलपी की और उसके पार्टनर्स की लायबिलिटी अब यहाँ पर फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी इसमें पाई जाएगी। और एक बात याद रखना, यहाँ पर एलएलपी अपना डिफेंस ले सकती है। ऐसे मामले में एलएलपी यहाँ पर इस मामले में डिफेंस ले सकती है कि जो भी कुछ हुआ था उसकी जानकारी के बिना हुआ था, जो भी कुछ करा था उस पार्टनर ने किया था, वो तो इस बारे में जानता ही नहीं था। ऐसा कोई भी पार्टनर, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो भी इन सब मामलों में पाए जाते हैं, इंक्लूड पाए जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी और हर व्यक्ति जो ऐसे मामले में लायबल माना जाएगा इस तरह से उसको जेल होगी जो कि 2 साल तक हो सकती होगी, फाइन लगाया जाएगा जो 50,000 से कम का नहीं होगा और 5 लाख तक भी जा सकता होगा। और इसी के साथ में उनके ऊपर उनकी वजह से जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है उसको यहाँ पर इसमें उन्हें
कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होकर रह जाएगी, बल्कि कंपनसेशन की लायबिलिटी भी उनके ऊपर एराइज की जाएगी। ये एक नाम है विस्टल ब्लोइंग। सेक्शन 31 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात समझना, एलएलपी में जो काम हो रहा है, अगर कोई बात गलत हो रही है तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉई, ऐसा कोई पर्सन जो एलएलपी से जुड़ा हुआ है, इस बात की जानकारी जाकर ऑथराइजेशन वगैरह को देता है तो उस व्यक्ति को भी सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ पर अब इस संबंध में ऐसा कोई भी पार्टनर, ऐसा कोई एम्प्लॉय जिस बात की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है जो कि एलएलपी संबंधित इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा है तो उसमें काम आ सकती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए यह कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जो ट्रिब्यूनल होती है, जो मामले की सुनवाई कर रहा है, जो कोर्ट है, वो क्या करेगी, वो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो पेनल्टी वगैरह है अगर वो चाहेगी तो उसे कम कर सकती होगी। और इसी के साथ इसमें एक नियम और भी इसमें एराइज माना जाता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है उसको मात्र इस आधार पर कि उसने ऐसी जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है, उसको उसके नौकरी से, उसके जो उसकी पोस्ट है वहाँ से डिस्चार्ज, डिमोट, सस्पेंस या धमकी वगैरह या डिस्क्रिमिनेशन या हेरेस वगैरह उसे इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि इस आधार पर कि उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव वगैरह नहीं किया जा सकता है। लास्ट अपना पोर्शन अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम अगर हम कंप्लीट अपना देखें अब तक का पूरा पोर्शन, हमने यहाँ पर क्या जान लिया, हमने यहाँ पर इस संबंध में जान लिया एलएलपी किसे कहते हैं, एलएलपी के फीचर्स क्या होते हैं, एलएलपी। चलिए लास्ट पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर एक बार कंप्लीट समरी अप करेंगे फिर, ठीक है। समरी अप लास्ट में अब कर रहे हैं हम एलएलपी का वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। सेक्शन 63 सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी एलएलपी किस तरह से डिसॉल्व हो सकती है, या तो अपने आप हो सकती है, कोई कलेश ही नहीं है, या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको डिसॉल्व किया जाएगा। और ट्रिब्यूनल के द्वारा किन कंडीशन पर, ट्रिब्यूनल के द्वारा किन सरकमस्टांसेस पर एलएलपी को बाइंडिंग अप किया जाएगा, तो ये सब सरकमस्टांसेस वहाँ देखने को मिलनी चाहिए। पहली, अगर एलएलपी खुद चाहती है कि उसको बाउंड अप कर दिया जाए ट्रिब्यूनल के द्वारा तो वो जाके उनके पास एप्लीकेशन लगा सकती है। अगर यहाँ पर ये पाया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा कि वहाँ पर 2 पार्टनर से भी कम रह गए हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा था, अच्छी तरह समझ लीजिए, 2 पार्टनर्स के द्वारा एलएलपी स्टार्ट करी गई है पर 2 में से भी एक रह गया है, 2 से कम रह गए हैं और वो जो बचा हुआ एक है वही उस बिजनेस को कंटिन्यूस कर रहा है, 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है, वो लायबल होगा और वो पार्टनरशिप डिसॉल्व मानी जाएगी। अगर एलएलपी, एक और कारण हो सकता है एलएलपी को डिसॉल्व करने का बाय ट्रिब्यूनल, अगर एलएलपी अपने जो पे हैं, जो डेब्ट्स है वो पे नहीं कर पा रही है, एलएलपी अगर ऐसा कोई काम कर रही है जो भारत की एकता अखंडता के खिलाफ है या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, तो अभी ट्रिब्यूनल के द्वारा एलएलपी को बाउंड अप करने का आदेश दिया जा सकता है। अगर एलएलपी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है, एलएलपी की ड्यूटी बनती है कि उसको फाइल अप करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी ऑफ एनुअल रिटर्न, लेकिन एलएलपी ने लगातार 5 सालों से लगातार फाइनेंशियल 5 सालों से उसने कुछ भी जमा नहीं करा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी ऑफ एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रार के लिए, तो भी इस डिफ़ॉल्ट पर एलएलपी को बाउंडिंग अप किया जा सकता है। या फिर अन्य कोई भी, अगर ट्रिब्यूनल को कोई भी इसके अलावा कोई और मसला लगता है जो कि जस्ट और इक्विटेबल इन आधारों के अलावा भी, तो वो एलएलपी को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकती हैं। अब लास्ट एक समरी अप देख लीजिए, जहाँ तक मुझे लगा कि अगर हम लोग अगर एलएलपी को मतलब बहुत जल्दी अगर रिवाइज करने की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने की बात करें, मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ एलएलपी लेने की बात करें अगर हम, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने ही चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग आज मैं अपनी क्लास यहाँ लेकर आई हूँ। तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस संबंध में सही लगे हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की। फर्स्ट टाइम एक बार समरी अप करते हैं जल्दी जल्दी। एलएलपी किसे कहते हैं, एलएलपी के फीचर्स क्या होते हैं, डेजिग्नेट पार्टनर कौन होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जा सकता है, अगर एलएलपी एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, एलएलपी कौन सा नाम रख सकती है, किस तरह के नाम को रिजर्व करवा सकती है, लेकिन एलएलपी के नाम में भी चेंजेस हो सकते हैं, वो क्या कंडीशन पाई जाएंगी, कोई व्यक्ति एलएलपी का पार्टनर है पर अब वो एलएलपी की पार्टनरशिप से नहीं रहना चाहता है तो किन आधारों पर, किस तरह से वो व्यक्ति अब पार्टनर नहीं रह सकता है, जो फॉर्मर पार्टनर हो गया है उसकी क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, किन बातों के लिए वो एंटाइटल पाया जाता है,
जो भी पार्टनर होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, एलएलपी की क्या ड्यूटी पाई जाती है, उसको कॉन्ट्रीब्यूट करने पर क्या उनके ऊपर पनिश करा जाता है इस संबंध में, एलएलपी की और उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी किस तरह से बांटी गई है इस संबंध में, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट किसे कहा जाता है, पार्टनरशिप में एलएलपी के अंतर्गत जनरल स्पीकिंग लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पाई जाती है, लेकिन लायबिलिटी कब अनलिमिटेड लायबिलिटी में तब्दील हो जाएगी, विस्टर ब्लोइंग किसे कहते हैं, और लास्ट ऑप्शन जो हमने आज की क्लास में करा था, एलएलपी किन आधारों पर डिसॉल्व हो सकती है। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, आपको पार्टनरशिप एक्ट तो याद ही होगा ना बेटा। पार्टनरशिप एक्ट में जब हमने बताया था आपको कि पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है, तो उसी के तहत मैंने आपको एक बात और बताई है वहाँ पर उसमें कि पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने के बहुत सारे आधार होते हैं। उसी में से एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कोर्ट के द्वारा पार्टनरशिप कब और किन आधारों पर डिसॉल्व की जाती है। ठीक वैसे ही मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी एलएलपी के लिए भी एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से आधार होते हैं जिसमें, वो कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा एलएलपी को डिसॉल्व किया जा सकता है, वाइंडिंग अप किया जा सकता है। तो इन बेसिस को भी आप काफ़ी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो लास्ट इसी के साथ अपनी अब हम क्लास आज की यहाँ कंप्लीट करते हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी।